अब हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन। यहाँ पर हमने चित्र में प्रदर्शित किया है, हमने माना है L1 L2 लंबाई के दो चालक हैं जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक हमने मानी है K1 व K2 है। इसे हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है जो आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें हमने माना है कि चालकों के पदार्थों की जो ऊष्मा चालकताएं हैं वो हमने आपको बता दी हैं कि K1 और K2 हैं। माना ऊष्मा प्रवाह स्थायी अवस्था में प्रथम चालक के खुले पृष्ठ θ1 मतलब जिसका ताप θ1 है से द्वितीय चालक के खुले पृष्ठ का ताप θ2 है। माना इसका जो अंतरा पृष्ठ का ताप है वो हमने θ माना है। स्थायी अवस्था में दोनों चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर जो होगी वो समान होगी। तो हम लिख सकते हैं H = Q/T और हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें फाइनली यहाँ पर जो मिलता है वो हमने यहाँ पर लिखा है K1A θ1 - θ2/L1 ये बराबर होगा K2A दूसरे चालक के लिए K2A θ - θ2/L2। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखिए हम इनको आपस में बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद बच्चों हम इसे हल करेंगे। जब हम हल करते हैं तो हमें कुल मिलाकर के यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर जैसे थीटा जो है यहाँ पर वो अंतरा पृष्ठ का ताप है, तो हम फाइनली थीटा बराबर जब लिखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि थीटा बराबर क्या लिखा गया है। थीटा = K1 θ1/L1 + K2 θ2/L2 अपान K1/L1 + K2/L2। यहाँ से फाइनली जब हम इसे हल करते हैं तो थीटा का मान मिलता है K1 L2 θ1 + K2 L1 θ2 अपान K1 L2 + K2 L1। अब जो ये थीटा का मान मिला है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे, जो अभी हमने H = Q/T के बराबर हमने जो लिखा था। तो जब हम वहाँ पर थीटा का मान रखेंगे तो हमें फाइनली H की वैल्यू मिल जाएगी जो संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। H = K1A/L1 ब्रैकेट में K2L1 θ1 - K2L1 θ2 अपान यहाँ मिलेगा हमें K1 L2 + K2 L1, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा उस चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर हो जाएगी। इसे हमने समीकरण 3 से प्रदर्शित किया है। इसके बाद अगर हम तुल्य ऊष्मा चालकता निकालें तो तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी, तो यहाँ पर कुछ हमें मानना होगा। वो हमने यहाँ पर माना है कि संयुक्त चालक की तुल्य ऊष्मा चालकता, जैसे अभी हमने अलग अलग चालक की K1 K2 मानी थी, तो अब तुल्य चालकता हमने K मान ली है। तो संयुक्त चालक की जो लंबाई होगी वो हमने L1 + L2 हो जाएगी और क्षेत्रफल इसका A हो जाएगा। तापांतर जो रहेगा वो θ1 - θ2 हो जाएगा। तो हम H बराबर यानी ऊष्मा प्रवाह की दर लिखेंगे तो Ka θ1 - θ2/L1 + L2। ये समीकरण हमने 4 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करते हैं तो फाइनली हमें K बराबर जो मिलता है वो यहाँ पर लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। फाइनली K बराबर मिलेगा L1 + L2/L1 K1 + L2/K2। यदि हम इसमें ये मान लें कि जो दो चालक थे उनकी लंबाई अलग अलग थी, उनकी लंबाई अगर समान हो तो हमें मिलेगा K = 2 K1 K2/K1 + K2 हो जाएगा। यानी उसमें उनकी अलग अलग ऊष्मा चालकता गुणांक के शब्दों में हमें तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक मिल जाएगी। इसके बाद इसमें बुक में पेज नंबर 119 पर समांतर क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन दिया गया है। वो कैसे कैलकुलेट होगा बुक में दिया गया है, उससे आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार वो समझाया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है, कुछ डेफिनीशन है, तो वो डेफिनीशन भी देख लीजिए। अगला टॉपिक है आदर्श कृष्णिका यानी आइडियल ब्लैक बॉडी। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पे डेफिनीशन लिखी है कि आदर्श कृष्णिका वह वस्तु है
जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है, चाहे वह किसी भी तरंगदैर्घ्य का क्यों ना हो। एक आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता का मान 1 माना जाता है। देखिए, चूंकि आदर्श कृष्णिका एक पूर्ण अवशोषक होती है, अतः यह पूर्ण विकिरक भी होगी। अतः आदर्श कृष्णिका को उच्च ताप तक गर्म करने पर कृष्णिका सभी तरंगदैर्घ्यों का संपूर्ण विकिरण उत्सर्जित करती है। यह आवश्यक नहीं है कि कृष्णिका का रंग काला ही हो। वास्तव में कृष्णिका वह वस्तु है जो अपने ऊपर बाहर से आपतित सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है अथवा उच्च ताप पर सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों को उत्सर्जित करती है। इसके बाद किरचॉफ का विकिरण नियम है, तो किरचॉफ का विकिरण नियम देख लीजिए। इसमें हमने डिफिनीशन लिखी है। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी दी गई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का अनुपात जो है वो सदैव नियत रहता है तथा यह भी उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होती है। इसके बाद वीन का विस्थापन नियम, तो वीन का विस्थापन नियम देखिए क्या होगा। किसी आदर्श कृष्णिका यानी जो ब्लैक बॉडी थी, किसी आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण में अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम कृष्णिका के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ताप वृद्धि के साथ किसी आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण में अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम निम्न मान की ओर विस्थापित हो जाती है। लैम्डा एम समानुपाती 1/T, तो समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, नियतांक प्रयोग करेंगे v, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो लैम्डा एम इंटू टी बराबर v, ये नियतांक हो जाएगा। इसे v जो यहाँ पर है वीन का नियतांक है, इसका मान 2.90 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है स्टीफन का नियम। तो स्टीफन का नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी आदर्श कृष्णिका के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। E समानुपाती T⁴ समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक प्रयोग करेंगे सिग्मा, तो E बराबर सिग्मा E⁴ हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है न्यूटन का शीतलन का नियम। तो न्यूटन का शीतलन का नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु के वायु में ठंडा होते समय ऊष्माहानि की जो दर होती है वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात वस्तु की ऊष्माहानि की दर समानुपाती तापांतर होगी। इस प्रकार जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती है अर्थात वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के बीच तापांतर कम होता है, उससे ऊष्माहानि की दर अर्थात वस्तु के ठंडा होने की दर घटती जाती है।